Hello students, good morning. Today we are going to study about class 9 subject Bio chapter Biodiversity. In Bio class 9 first chapter of Bio is Biodiversity. Now what is biodiversity? If we define biodiversity, we find that biodiversity deals with the degree of nature's variety in the biosphere. Means बायोस्फीयर बायोडाइवर्सिटी वो टर्म्स हैं जो हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं। अब बायोडाइवर्सिटी को ऑब्जर्व करने के लिए हम 3 लेवल पर ऑब्जर्व करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी में हम कौन कौन सी चीज़ें लेते हैं। सबसे पहला हम लेते हैं द जेनेटिक वेरिएबिलिटी विदिन स्पीसीज। एक ही स्पीसीज में अलग अलग तरह के जीन्स भी होते हैं। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू की स्टडी करने के लिए हम किसमें जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत ही होता है। सेकेंड द वैरायटी ऑफ स्पीसीज विदिन कम्युनिटी। अब हम जानते हैं कि एक ही कम्युनिटी में अलग अलग तरह की वैरायटीज होती हैं। तीसरे जो करते हैं कितना किस पर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पीसीज इन एन एरिया। अब एक एरिया में एक स्पेसिफिक एरिया पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट टाइप के प्लांट भी पाए जाते हैं और एनिमल भी पाए जाते हैं। तो इन 3 बेसिस पे हम बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करते हैं। अब बायोडाइवर्सिटी जरूरी किस लिए है, हम किस लिए बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करते हैं, व्हाई बायोडाइवर्सिटी इज एसेंशियल फॉर we find that there are main 3 essentials but more terms is also used here. First we see that maintenance of ecological balance. Biodiversity is used for maintenance of ecological balance. जैसा कि हम जानते हैं कि एक हमारी पृथ्वी पर अलग अलग तरह के एनिमल्स भी हैं, अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं। सपोज वी टेक एन एग्जांपल ऑफ एलिफेंट। इफ everywhere animal is present, then what happens? This earth will fulfill from the elephant only, but nature provides the another animals which destroy the elephant or they kill the elephant, which is lions, tigers, leopards. These are carnivores which eat the fleshes of animals, so that we can see that the biodiversity is essential for maintenance of ecological balance. जैसे कि हमने एग्जाम्पल दिया कि हाथी का, अगर इस पृथ्वी पर हाथी पाए जाते हैं, हाथी कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, उसको खाने के लिए भी ज़्यादा चीज़ें चाहिए। अब अगर वो ही अपनी प्रजाति को उत्पन्न करता रहे और उसकी कोई भी किल ना हो, मरे ना, डेथ ना हो, तो क्या होगा, एक समय ऐसा एक स्टेज ऐसा भी आएगा कि पूरी पृथ्वी हाथियों से भर जाएगी। तो इस तरह से इकोलॉजिकल बैलेंस क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसको मेंटेन रखने के लिए अलग अलग तरह के एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, ताकि हर एक ऑर्गेनिज्म बनता भी है तो उसका विनाश का भी कोई कारण होता है, बनता है तो बिगड़ता है। तो इस तरह से हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। जैसा कि हमने एक एग्जांपल देखे हाथी का होता है। सेकेंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। Biodiversity is also essential for conservation of natural resources. You have already know about the natural resources. What is natural resources? All the sources which are present on the earth, which we are used for different purposes, are known as natural resources. Like we take an examples of water or plants, animals. These are all natural resources, but if we take the examples of natural resources, water, okay, अगर हम वाटर को नेचुरल रिसोर्सेज के रूप में लेते हैं, उसको कंजर्व
करने के लिए, कंजर्व मीन्स उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी बायोडाइवर्सिटी जरूरी है। जैसे हम कह रहे हैं अब बायोडाइवर्सिटी में हम जैसे हमने बताया कि बायोडाइवर्सिटी हम दोनों स्टडी करते हैं, प्लांट्स को और एनिमल्स को भी। तो हम अगर वाटर का एग्जाम्पल लें तो अगर यहाँ पे केवल एनिमल्स हो और प्लांट बहुत ही कम हो, केवल एनिमल्स ज़्यादा हो प्लांट बहुत कम हो, तो क्या होगा, एक समय एक स्टेज ऐसा भी आएगा कि एनिमल्स की संख्या ज़्यादा हो जाएगी और वो पानी क्या करेंगे, वो यूज करेंगे, अब पानी उसकी खत्म होता जाएगा। या अब हम ये कह रहे हैं कि केवल प्लांट ही प्लांट हो, एनिमल ही ना हो, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो नेचुरल फिनोमेना होते हैं वो तो रेगुलर रहेगा, बट ये भी ठीक नहीं रहेगा नेचर स्टेट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज इसेंशियल। दिस इज बायोडाइवर्सिटी इज इसेंशियल फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। थर्ड, evolution means development. We know that in earlier times or in ancient times, if we study about the evolution of animals on earth, then we find that first of all the animals which are present on the earth is what protozoas. Protozoas means ऐसे एनिमल्स जो परजीवी हों या यूनिसेलुलर हों। तो इस पृथ्वी पर सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हुए, फिर मल्टीसेलुलर, और वो निम्न कैटेगरी से होते हुए फिर हाईएस्ट कैटेगरी में मैमेलिया तक आए। तो ये सब इवोल्यूशन की एक सीक्वेंस है। तो बायोडाइवर्सिटी इज इसेंशियल फॉर इवोल्यूशन के लिए भी बायोडाइवर्सिटी जरूरी होती है। और भी अदर पर्पजेज हैं, हम यहाँ पे 3-4 डिस्कस किया। अब हम जानते हैं कि पूरी पृथ्वी पर लगभग 16 लाख प्लांट्स एंड एनिमल पाए जाते हैं पूरी पृथ्वी पर। लगभग इतने ही पाए जाते हैं प्लांट्स एंड एनिमल। बट अगर हम इनमें से केवल 14,000 प्लांट्स एंड एनिमल्स जो डोमेस्टिकेटेड होते हैं या कल्टिवेटेड होते हैं, प्लांट्स होंगे तो कल्टिवेटेड होंगे और एनिमल्स होंगे तो डोमेस्टिकेटेड होंगे, केवल 14,000। बाकी जो बचे ये तो हैं। इंडिया इज अ वेरी रिच कंट्री ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इन इंडिया देर आर अबाउट 1,28,000 plants and animals are found. India is very rich in biodiversity. Now we are going to discuss about taxonomy. अब यहाँ पे ये थिंग्स आता है, एक मैटर ये आता है कि अगर हमारी पृथ्वी पर लगभग इस पृथ्वी पर कितने, जैसा कि मैंने बताया 16 लाख एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रेजेंट हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी अबाउट ईच ऑर्गेनिज्म सेपरेटली। ये इम्पॉसिबल है कि हम हर एक प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में अच्छे से डिटेल स्टडी कर पाए, इम्पॉसिबल है। तो इसको पॉसिबल अपनी सुविधा के अनुसार इसको स्टडी करने के लिए यहाँ पे एक टर्म दिया गया है, टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, टैक्सॉस एंड नोमोस। टैक्सॉस मीन्स a group, whereas nomos means to name. So taxonomy is the study of principles and practices of classification. Taxonomy is the study of principles and practices of classification. अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन, what is classification? If we
we define the classification, so classification is the process of grouping animals and plants according to their similarities and dissimilarities. What is classification? Classification is the process of grouping animals and plants, according to their similarities and dissimilarities. According to their similarities and dissimilarities. Then if we classify or if we define the classification, then classification is the process of grouping animals and plants according to their similarities and dissimilarities. अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स को उनकी समानता और असमानता के आधार पर अलग अलग ग्रुप में कैटेगराइज करें तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट ऑन अर्थ फॉर द स्टडी for convenience of our to identify and study about near about all plants and animals, we have to classify them on the basis of their similarity and dissimilarity. अब इसका यूज क्या है? तो it is the scientific practices of identifying, naming and grouping of living organisms. तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन इज द practices of identifying, ये एक अभ्यास है, practices of identifying, पहचानना, identifying, naming, उनको नाम देना, and grouping of living organisms, So what is the classification? Classification is the process of practices of identifying, पहचानना, naming, उनको नाम देना, and grouping of living, और उनको पहचान के नाम देंगे, उनको अलग अलग ग्रुप में व्यवस्थित करने की प्रोसेस को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। अब what is taxonomy category? Now I think that you came to know that what is biodiversity, what is the levels at which the biodiversity can be studied. First, the genetic variability. Second, the variety of the species within community. And third, the organization of the species in an area. Then we have studied that what is the essential biodiversity,
Why biodiversity is essential for? We have seen that biodiversity is essential for maintenance of ecological balance, conservation of natural resources, evolution, and so on. Now, then we have studied about taxonomy. What is taxonomy? Why it is necessary? Next, we have studied about classification. What is classification? Definition. Why it is used and how it is used. Now we will discuss about taxonomic categories. When we identify naming and grouping, any particular plants and animals, then we find that we place them in this sequence. This is the categories of taxonomy. So taxonomy, first term is species. Then we find that species is the basic unit of classification, taxonomy. स्पीसीज सबसे निम्न लेवल पे, सबसे नीचे लेवल पे पाया जाता है क्या? स्पीसीज। अब स्पीसीज जो है रिसेंबल ईच अदर क्लोजली। अब ढेर सारे स्पीसीज जो एक दूसरे से एकदम रिलेटेड होते हैं, क्लोजली रिलेटेड होते हैं, इन सबको मिलाकर बनाया गया जीनस। जीनस इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है? जीनस का प्लूरल फॉर्म है जेनेरा। प्लूरल फॉर्म ऑफ जीनस इज जेनेरा। और we can say that genus is also known as genera. Genus is a singular number, while genera is a plural. तो species collectively known as genera. Next, the genus which have resemble closely each other, they combine to form family. पहली स्पीसीज हुआ, स्पीसीज से मिलकर क्या बना? जीनस या जेनरा। जेनरा से मिलकर क्या बन गया? फैमिली। अब ढेर सारे फैमिली ऐसे प्लांट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी कुछ कैरेक्टर्स क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। सेम फैमिली वाले कैरेक्टर्स वाले स्पीसीज को मिलाकर उनको रखा गया ऑर्डर। अब यहाँ पे एनाटॉमी अगर उनकी सेम है, कॉमन कैरेक्टर्स यहाँ पे या कॉमन कैरेक्टर वो ऐसे फैमिली जो कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं तो उनको एक ही ऑर्डर में रखा जाता है। फिर और जितने भी इम्पोर्टेंट अगर ये ढेर सारे ऑर्डर्स हैं वो एक ही तरह के सिमिलैरिटी शो करते हैं तो उनको मिला के बनाया गया एक क्लास में। अब क्लास बन गया। क्लास के बाद अगर सारे ऐसे आ गए, ऐसे क्लास, ऐसे डिफरेंट क्लास जिनकी एनाटॉमी सेम हो तो उनको मिलाकर बनाया गया फाइलम। और फाइलम को रखा गया, ढेर सारे फाइलम को मिलाकर बनाया गया किंगडम। तो इस तरह से ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं। ये एनिमल के रिस्पेक्ट में। अगर हम प्लांट्स के रिस्पेक्ट में इसको कैटेगराइज करें तो क्या होगा? किंगडम। यहाँ से हम एनिमल हटा देंगे, किंगडम। फाइलम की जगह हम यहाँ पे डिवीजन रख देंगे। दीज आर आल्सो नोन एज हिरार्ची। If we classify the animals, then we find a sequence of categories. First, for animals. The hierarchy is first kingdom. Second, phylum. Next, class.
next order, next family, next genus, and last species. That's why we can see that species is the lowest position in this column. That's why we were saying that species is the basic unit of any individuals. If we take the examples of human beings, then we find that human beings are placed in kingdom Animalia, phylum Chordata. Those animals in which notochord is present in the lifetime in any state, that placed in phylum Chordata. Next class, Mammalia. Next order, primates. Next family, Hominidae. Genus, Homo, and species, Sapiens. This is the classification of human beings. Human or man, you can say man. Man is categorized as follows: kingdom Animalia, phylum Chordata, class Mammalia, order primates, family Hominidae, genus Homo, and species Sapiens. This is the taxonomic categories of men. Now we are going to discuss about binomial nomenclature. What is binomial nomenclature? Binomial nomenclature. Binomial nomenclature. As the term here indicates, bi means two, nominal means naming. First, the term binomial is used by the scientist Linnaeus. He used the term binomial. He gave the each individuals, each living things by two names. अच्छा अभी binomials means हो गया two name. हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का या इंडिविजुअल्स का दो नेम, उनका नाम दो नामों से मिलकर बना होता है. वो किस किस का? We have seen in the classification the lowest position is species and in the above genus. These two terms is used in the name of any particular living things, living beings. They can be plant as well as animals. बायनॉमियल मीन्स में दो नामों को मिलाकर एक नाम बनाया जाता है. जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया मेन की. मेन का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सैपियंस. हमने क्लासिफिकेशन में देखा था होमो क्या था? होमो वाज जीनस, while sapiens was the species. So these two terms are used
जैसे अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल लें प्याज, ऑनियन, तो यहाँ पे हमारे डोमेस्टिक लेवल पे इसको तो प्याज बोलते हैं, अब कहीं दूसरी जगह इसको कांदा बोलते हैं, अलग अलग जगह इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं। अगर ये हमारे कंट्री में इतनी डाइवर्सिटी, इतनी विभिन्नताएँ, डिफ्रेंसिएशन है, तो अब दूसरे कंट्री में जाएंगे तो वो वहाँ पे अलग नाम से बोलेंगे। अगर हम वहाँ पे ये बोलेंगे कि दिस इज ऑनियन, व्हाट इज ऑनियन, तो पहचान ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, एक ऐसा रूल बनाया जिसमें उनको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाएगा और वो नाम मिलकर बना होगा दो टर्म से, जीनस और स्पीशीज से मिलकर बना होगा, और उस टर्म को अगर हम कहीं पर भी पूरे ऑल वर्ल्ड में कहीं पर भी कुछ नाम बोलेंगे तो उसे पता चल जाएगा कि हाँ यही चीज है। जैसे फ्रॉग, फ्रॉग मेढक, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, राना टिग्रिना, राना टिग्रिना। देखो यहाँ पे दो टर्म यूज होगा, राना एंड टिग्रिना। राना इज द जीनस एंड टिग्रिना इज द स्पीशीज। कुछ some terms, some points should be taken in our mind that when we write the binomial nomenclature, it is always written in Latin form. Latin form. Binomial nomenclature. This is also known as scientific name. Scientific name. तो जो भी साइंटिफिक नेम लिखा जाता है वो हमेशा लैटिन वर्ड में लिखा जाता है। तो लैटिन वर्ड जब भी लिखते हैं यहाँ पे दो टर्म यूज होते हैं, जीनस एंड स्पीशीज। जीनस का द फर्स्ट वर्ड ऑफ जीनस इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर and remaining the words are written in small letters. As we write here, Homo sapiens. Homo sapiens. See here, I have written here Homo sapiens. The first word of Homo is H, which is in capital form, while the remaining word is in the small letters. One more thing should be keep in mind that we cannot write letters in Latin form. That's why we have to underline. We have to underline the under the scientific name. हम लैटिन वर्ड्स नहीं लिख सकते, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, जितने भी साइंटिफिक नेम होते हैं उसके नीचे अंडरलाइन करना होता है। तो ये हो गया बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर्स। थैंक यू।